अब तक आपको 20 वीडियो मिल चुके होंगे और एक वीडियो सूचना का मिल चुका होगा। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि इन वीडियोज़ को खूब अच्छे से 2-4 बार पढ़ें, जिससे जो हम पढ़ाएंगे उसको समझने बूझने में आपको आसानी हो, आप अच्छे विद्यार्थी बन सकें और अंततः आपका सिविल सेवा परीक्षा में सिलेक्शन हो सके। अब आप पढ़ाई के लिए तैयार हों। आज हम पहला वीडियो अपना प्रस्तुत कर रहे हैं भूमंडलीय तापन और भूमंडलीय शीतलन का, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल कूलिंग। अब आप प्रतिदिन जब जब वीडियो जाएंगे या क्लास के जब रेगुलर चलेंगे तो पेंसिल कलम कापी लेकर के आप साथ साथ बैठिएगा, से कुछ चीज़ें आप नोट कर सकें। कुछ चीज़ें हम नोट भी करवाते रहेंगे। चूँकि अभी 1 घंटे की लिमिटेशंस हैं, इस नाते थोड़ी सी असुविधा होगी, फिर भी हम 1 घंटे में अधिकतम बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज आपकी टॉपिक है भूमंडलीय तापन और भूमंडलीय शीतलन, आई मीन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल कूलिंग की। हमने आपसे पहले बताया होगा कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी एक साथ होगी और किसी भी विषय को पढ़ने के पहले उसके हिस्टोरिकल अप्रोच, उससे संबंधित शब्दावलियों की जानकारी अपेक्षित रहेगी। और ध्यान रहे, उसी बोलने कहले के दौरान आपकी निबंध की भी तैयारी कर लेनी होगी। निबंध की कोई अलग से क्लास नहीं होती है। अच्छे विद्यार्थी जीएस के साथ साथ एसे की भी तैयारी कर लेते हैं। अब आगे कुछ जो लाइन हम बोलने जाएंगे उसका हम निबंध में उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मांड और जीव का जीवन चक्र, सापेक्षितावादी नियम, आई मीन यह है तो वह भी है। अगर ऊर्जा की प्राप्ति है तो ऊर्जा का ह्रास भी है। सच है तो झूठ भी है, धन है तो ऋण भी है, कण है तो प्रतिकण भी है। अगर यह मौलिक नियम हो, ठंड है तो गर्म है, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल कूलिंग भी। यह जगत और विभिन्न संदर्भों के चक्रीय नियम को प्रस्तुत करता। ऐसी लाइनें आप निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। अब आप आगे देखें, हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग में पहले हम ग्लोबल वार्मिंग आपको बताते हैं, उसी क्रम में हम आपको ग्लोबल कूलिंग बताएंगे, फिर प्री मेन इंटरव्यू का क्वेश्चन कराएंगे। तो आप देखो कि ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने के पहले कुछ शब्दावलियां आपको जाननी चाहिए। आखिर भूमंडलीय तापन क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं, इसी तरीके से कुछ नियम, कुछ स्पष्टीकरण आप सीखें। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है, पार्थिव विकिरण क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आई मीन सौरिक विकिरण क्या है, सोलर रेडिएशन आई मीन सोलर स्पॉट क्या है। ऐसे कुछ टर्म्स आपको पहले से जानने। तो हम इन टर्मों को पहले आपको बताते हैं। पहला टर्म हमने कहा कि भूमंडलीय तापन। तो भूमंडलीय तापन से सामान्य अभिप्राय वर्तमान संदर्भों में है कि ग्लोब की, धरातल की गर्मी अपेक्षा से अधिक बढ़ जाए, बस। इसी तरीके से ग्रीन हाउस का शाब्दिक अभिप्राय है एक ऐसा घर, एक ऐसा हरा भरा घर जहां पे जीवन सुगम और सरल तरीके से चल सके। पृथ्वी की हरितिमा, पृथ्वी की हरियाली, जीव जंतुओं के साथ पेड़ पौधे आदर्श रूप में अपना जीवन यापन कर सके। इसी के साथ जब प्रभाव शब्द जुड़ जाता है तो थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, यानी हरितिमा ट्रैप हो रही है, जीव जंतुओं को जीवन जीने में दिक्कत हो रही है। कारण है बढ़ती गर्मी, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब ग्रीन हाउस गैसेज की बात करेंगे
तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प के कण हैं। ये सब ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाने जाएंगे। अब इसी समय हम आपको कुछ स्पष्टीकरण दे देते हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले दो नियम समझें। पहला नियम आपका है विकिरित तरंग की लंबाई तथा तापमान में उल्टा अनुपात होता है। अभिप्राय यह हुआ कि जो स्रोत अत्यधिक ऊष्मा वाला होगा वहां से निकलने वाली विकिरण छोटी होगी। इन्हें हम लघु सौरिक विकिरण कहेंगे, शॉर्ट वेव रेडिएशन कहेंगे। इनका कैरेक्टर है ये छोटी होंगी, सीधी रेखा में चलेंगी, लंबी दूरी तय करेंगी। स्पष्ट है कि सूर्य की सतह पे अत्यधिक गर्मी है तो वहां से जो विकिरण निकलेगी वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होगी, छोटी होगी, सीधी रेखा में चलेगी, लंबी दूरी तय करेगी। इसी तरीके से जो स्रोत ऊष्मायन की दृष्टि से कम मान वाले होंगे वहां से लंबी विकिरण निकलेगी। इसे कहा जाएगा दीर्घ सौरिक विकिरण, लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये लंबी होगी, फैल कर चलेंगी, कम दूरी तय करेंगी। जैसे टार्च की रोशनी, सूर्य से चलती हुई ऊष्मा शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में धरातल पर आएगी। यहाँ पे ऊष्मा मान कम होगा, यहाँ से जो विकिरण निकलेगी नियम के हिसाब से फैल कर चलेगी, लंबी होगी, कम दूरी तय करेगी, जैसे टार्च की रोशनी। तो यह हुआ पहला नियम, विकिरित तरंग की लंबाई और तापमान में उल्टा अनुपात होगा। ज्यादा ऊष्मामान वाले स्रोत से छोटी विकिरण निकलेगी, कम ऊष्मामान वाले स्रोत से लंबी विकिरण निकलेगी। इसके बाद दूसरा नियम है किरचॉफ का, अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। इससे आप यह सीख सकते हैं कि जो स्रोत जितनी निपुणता के साथ ऊर्जा को कंज्यूम करेगा उतनी ही निपुणता के साथ ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसका दार्शनिक संदर्भ है, इसे आप निबंध में प्रयोग करेंगे। हमारी पृथ्वी इसी नियम पर काम करती है। यह ऊर्जा का संकेंद्रण नहीं करती है, जितनी निपुणता के साथ सौरिक विकिरण को अवशोषित करती है उतनी ही ईमानदारी से इसे लौटा देती है। हमारे वायुमंडल में तापमान सामान्य तौर पर बना रहता है, तो हमारी पृथ्वी किरचॉफ के नियम के अनुकूल आचरण करती है। हमारी पृथ्वी शुद्ध दार्शनिक और संतुलनकारी सिद्धांत पर काम करती है, कुछ रोकती नहीं है। वो जितना लेती है उतना लौटा देती है। इसके बाद हम तीसरी जगह पे कुछ बातें आपको बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में। असल खेल है एंजाइम का, टेम्परेचर का, इसके बाद लिव एक्टिविटीज का। देखें, एंजाइम एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, और अगर जीवन की डिफिनीशन आपने कहीं सीखी होगी तो आप ये पाए होंगे नथिंग एल्स देन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरसेलुलर रिकरिंग बायोकेमिकल सीरीज ऑफ एंजाइमेटिकली रेगुलेटेड रिएक्शन। यानी कि एक कोशिका के भीतर होने वाली श्रृंखलाबद्ध जैव रासायनिक अभिक्रिया जो एंजाइमों के नियंत्रण पर होती है उसे के बाह्य प्रकटीकरण को जीवन कहते हैं। इसे एहसास भी कह सकते, इसे अनुभव भी कह सकते। आई मीन सारी लिव एक्टिविटीज एंजाइम के नियंत्रण में होती है। हमारा हाथ हिलता है, आप कुछ अनुभव करते हैं, उंगली टूटती है, जम्हाई आती है, भोजन पचता है, सब का सब बिना एंजाइमिक क्रिया के नहीं होता। अब होता क्या है, टेम्परेचर के इंपैक्ट में एंजाइम एक उल्टे यू के आकार का ग्राफ बनाता है। ऐसे अगर हम यहाँ पे एंजाइम की क्रिया रखें और यहाँ पे तापमान रखें, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा एंजाइम की क्रिया बढ़ती जाएगी। 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते लिव एक्टिविटीज ऑप्टिमम होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर और आगे बढ़ेगा लिव एक्टिविटीज कीच करेगी।
इस तरीके से एक उल्टे यू का आकार बनेगा। इसी को अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है, एंजाइम की क्रिया दर न्यूनतम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंजाइम की क्रिया दर बढ़ रही है, यहाँ पे ऑप्टिमम फिर। तो इस तरीके से जब टेम्परेचर 40-45 से ऊपर होता है तो आप देखेंगे कि क्रिया दर अधिकतम होती है। जब उससे ऊपर चलता है 45 से ऊपर, धीरे धीरे लिव एक्टिविटी कीच करने लगती, पत्ते मुरझाने लगते हैं। 50-52 तक जाते जाते पत्ते सूख जाते हैं। आगे टेम्परेचर इन्हेंस करेगा तो जीवधारी भी मरना शुरू हो जाते हैं। आप इसको भी ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिव एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है, वैसे यहाँ पे लिव एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है। यानी कि बढ़ती गर्मी एंजाइम को डिनेचर कर देगी, एंजाइम आई मीन प्रोटीन को डिनेचर कर देगी, शरीर ऐंठ जाएगी। इसे कहा जाता है डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हरितिमा का नष्ट होना, जीवधारियों का नष्ट होना। तो इस तरीके से हमारी लिव एक्टिविटीज चूंकि एंजाइम के नियंत्रण में होती, एंजाइम भी एक तरीके की प्रोटीन है, हमारी पूरी शरीर प्रोटीन की बनी हुई है। तो उस पर तापमान बहुत ज़्यादा हो, तापमान बहुत कम हो, आई मीन ग्लोबल और वार्मिंग एंड कूलिंग, शरीर पे नकारात्मक प्रभाव हो। जीवधारी बहुत कम टेम्परेचर पर भी जिंदा नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो यह आपका हुआ तीसरा स्पष्टीकरण। फिर आप चूंकि सारी की सारी घटनाएं आपके वायुमंडल में घटती हैं, खास तौर पर ट्रोपोस्फीयर में। हमारा वायुमंडल हवा की संकेंद्रित परतों का बना हुआ है, जिसमें प्रमुख 5 परतें हैं। पहले ट्रोपोस्फीयर है 0 to 20 किलोमीटर। तो इस प्रकार यहाँ पे महत्वपूर्ण संदर्भ हुआ क्षोभमंडल, आई मीन ट्रोपोस्फीयर। अब इसके कुछ बेसिक समझ लें। इसे बादलों का रंगमंच कहा जाता है, इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है। यहीं पर वायुमंडल ये सारी घटनाएं घटती हैं जिससे हम पृथ्वीवासी प्रभावित होते हैं। यहीं पे ग्लोबल वार्मिंग, यहीं पे ग्लोबल कूलिंग या जो भी आप कहें। तो हमारा क्षोभमंडल भूमध्य रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई वाला है, ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई वाला है और एवरेज 14 किलोमीटर ऊंचाई का है। जहाँ तक इससे संगठन की बात है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, जलवाष्प के कण हैं, धरातल की 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 4 से 5%। इसके बाद धूल के कण हैं, अन्य गैसें हैं जो सूक्ष्म मात्रा में हैं। इस तरीके से हमारा वायुमंडल बना हुआ है। यहीं पर ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की घटनाएं या सामान्य या आदर्श स्थितियां मेंटेन होती हैं या घटती हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, चूंकि सौरिक सतह का तापमान ज़्यादा है तो नियम के अनुसार यहाँ से छोटी विकिरण निकलेगी, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में लंबी दूरी चाहे धरातल पे आ जाए। अब यहाँ से तापमान कम होगा तो यहाँ से जो विकिरण निकलेगी वो लंबी होगी, लॉन्ग वेव रेडिएशन, फैल कर चलेगी, कम दूरी तय करेगी। तो यह आती हुई विकिरण है, यह जाती हुई विकिरण है, यह अवशोषण है, यह उत्सर्जन है, जिसे हम यहाँ पे ऐसे दिखाए। तो अब यहाँ पे हमारी धरातली सतह से विकिरण ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ देखें, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल हैं, मीथेन है, इत्यादि ढेर सारी गैसें हैं। इन्हीं को विकिरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गैसें कहा जाता है और यही ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो अब आप देखेंगे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का सामान्य अभिप्राय है तापमान का सामान्य से ज़्यादा होना, जिसे औसतन ग्लोब पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना जा रहा है।
ग्लोबल कूलिंग का मतलब है कि तापमान औसत से कम होना, जिसे -18 डिग्री सेंटीग्रेड माना जा रहा है। अगर इससे ऊपर ज़्यादा ग्लोब पे तापमान होता है तो उसे हम भूमंडलीय तापन कहेंगे या ग्लोबल कूलिंग कहेंगे। तो पृथ्वी का ठंडा होना और पृथ्वी का गर्म होना यहाँ पे संदर्भ है। अब आप देखिए, सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटती कैसे है? आप देखें, सूर्य की धरातली सतह से या सूर्य से सौरिक विकिरण के रूप में स्पष्ट होले इंसोलेशन सूर्यातप, सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा ही पृथ्वी धरातल पे ऊष्मामान का प्राथमिक स्रोत है। तो यहाँ से गर्मी विकिरण के रूप में साढ़े चलती हुई धड़ चली आई आपकी पृथ्वी पर। अब यहाँ पे पृथ्वी पे तापमान कम है, तो यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में गर्मी ऊपर की ओर जा रही है, जिसे ऐसे आप दिखाते। तो आई हुई गर्मी अब ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर जाती हुई गर्मी इसी क्षोभ मंडल में विकिरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गैसें, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, CFC, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाई इत्यादि गैसें, बादल इत्यादि आंशिक तौर पर रोकते हैं। बाकी गर्मी ऊपर अंतरिक्ष की ओर चली जाती है। यही रोकी हुई ऊष्मा जो अब पार्थिव विकिरण के रूप में ऊपर जा रही, अपवर्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ऊपरिगामी भौमिक विकिरण, इसी जाती हुई गर्मी को ये कंटेंट रोकते हैं और रोकने के बाद डाउनवर्ड रेडिएट कर देते हैं। डाउनवर्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अधोगामी सौरिक पार्थिव विकिरण से जाती हुई गर्मी को विकिरण के दृष्टिकोण से इन महत्वपूर्ण अवयवों द्वारा आंशिक तौर पर रोककर धरातल पर लौटा दी जाती है। हमारा धरातल सामान्य तौर पर गर्म बना रहता है। इसे सामान्य ऊष्मायन कहेंगे, जो लिव एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। अब इतर स्थितियां कंसीडर करें कि ग्लोबल वार्मिंग कब होगी। वस्तुतः प्रदूषण या उपभोक्तावादी संस्कृति, जिसे हम इन रूपों में समझ, प्रशीतकों का प्रयोग, CFC निकलेगी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या जीवाश्म ईंधनों का जलना, पेट्रो उत्पादों का जलना, परिवहन की गतिविधियाँ, औद्योगिक कारखानों से निकली हुई गैसें, वो कार्बन सल्फर कुछ भी हो सकती हैं, इस संगठन को बिगाड़ देती हैं, बढ़ा देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, CFC बढ़ जाती है, सल्फर, सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। पशुपालन के प्रक्रिया में मीथेन बढ़ जाती है। तो अब जब इनके संगठन प्रदूषण के कारण बिगड़े हुए होंगे या इन्हेंस होंगे या ज़्यादा होंगे, तो निश्चित तौर पे इस जाती हुई गर्मी के ज़्यादा रोकेंगे, और ज़्यादा रोकेंगे तो ज़्यादा डाउनवर्ड रेडिएट करेंगे, और हमारा धरातल सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। यही है भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। हमारे वायुमंडल का सामान्य से ज़्यादा गर्म होना, जो प्रदूषण के कारण है, उद्योगीकरण के कारण है, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण है, हमारे वायुमंडल को अपेक्षा से ज़्यादा गर्म कर दे रहा है। सामान्य अर्थों में हम इसी कहेंगे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो इस तरीके से हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है। भयावह परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। कहते हैं बढ़ती गर्मी ग्लेशियरों के पिघलने का कारण बनेगी, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो हमारे सागर के सामान्य तल की ऊंचाई 1 से 3 मीटर बढ़ जाएगी, और सागर तल की 1 से 3 मीटर ऊंचाई बढ़ने का प्रभाव होगा कि हमारी तटवर्ती पॉपुलेशन, आबादी, जो लगभग 1/3 है, डूब का शिकार हो जाए।
पोषण और आश्रय की गंभीर समस्या खड़ी हुई। हमारा करंट फूड प्रोडक्शन रेट 17% तक गिर सकता है। हमारी खेती और किसानी जो वर्तमान जलवायु दशा के अनुकूलित है, वह नकारात्मक रूप में प्रभावित हो सकती है। हमारा उत्पादन कम हो सकता है, मरुस्थलीकरण बढ़ सकता है, खेतियों की जमीनों की कमी हो सकती है, नक्सलवाद जैसी घटनाएं घट सकती हैं। इम्पैक्ट इतना ही नहीं होगा और हाहाकारी होगा। हमारी लिव एक्टिविटीज कीच करेंगी, हमारा मेटाबॉलिक रेट इन्हेंस कर जाएगा, हम मरेंगे और हमसे पहले हमारे वृक्ष बिरादरी मरेंगी। नतीजा होगा वृक्ष बिरादरी के मरने से, कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड के शोषक खत्म होंगे, प्राणवायु ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं हो पाएगी, जगत में त्राहि मच जाएगी। इसके कुछ सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहलू भी होंगे, इसके कुछ संवेदनशील पहलू भी होंगे, जैसे गोमुख सूख जाएगा, चेनयुंगमुंग हिमानी सूख जाएगी, यमुनोत्री का ग्लेशियर सूख जाएगा, तो न जमुना में पानी होगा न गंगा में पानी होगा। संगम और कुंभ के रूप में हमारी आस्था को ठेस लगेगी। कुंभ का मेला हरिद्वार नासिक में तब नहीं लगेगा, इलाहाबाद में संगम में सरस्वती नहीं दिखाई पड़ेगी। ये हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलू पर कुठाराघात होगा। एक बात और, अगर हम इसी को कूलिंग में कन्वर्ट कर लें, इम्पैक्ट लगभग समान पड़ेगा। तो हिमानीकरण की घटना से अलास्का और साइबेरिया एक तो हो जाएंगे, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया भी एक हो जाएगा, आना जाना सुगम हो जाएगा, लेकिन तब तो चलने वाला ही कोई नहीं होगा। अब ऐसी लाइनें आप निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्लोबल वार्मिंग की कुछ टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग की कुछ प्रक्रिया, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट देखे, एक तरीके के सिस्टमेटिक चलें। अब हम आपको कुछ फैक्ट बताते हैं, उन फैक्ट्स को आप नोट कर लें, वह भी काम करेंगे। जैसे मेंस के प्रश्न तो हम आपको बताएंगे। आप जैसे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी गर्म कैसे होती है, तो पहले समझे पार्थिव विकिरण से, दूसरा डाउनवर्ड अधोगामी पार्थिव विकिरण से हमारी पृथ्वी गर्म होती है। ये क्वेश्चन प्री का हो गया। बाकी कहीं से क्वेश्चन निकाल लो, उष्मायन किससे ज़्यादा होता, जलवाष्प कितना होता, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता, CFC कितना, ओजोन से कितना होता, मीथेन से कितना होता। यहाँ से बढ़ते घटते क्रम पे भी क्वेश्चन प्री के बन सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन यहीं से निकालें, क्षोभ मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल के क्रम का एक क्वेश्चन निकाल लो। तीन सब के क्वेश्चन हम PDF में आगे बना के आपको दे रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे की न्यूनतम लिमिट में बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम एफर्ट करते हैं कि सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत। तो ये आपका हुआ। अब आप कुछ जानकारी की बातें नोट कर लें, कलम पेंसिल आपके पास होगी, नहीं हो तो लेके बैठ जाएं। जैसे कुछ हिस्टोरिकल बात बताएं। ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में आप समझें कि इसके अस्तित्व का पता 1824 में जोसेफ कूरियर ने लगाया। इनके तर्क और साक्ष्य 1824 और 1829 में क्लाउड पाउलेट ने और मजबूत किया कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस है। इसके बाद इनके पर प्रयोग हुआ और परीक्षण हुआ। फिर जॉन टिंडल ने ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताया। अंततः मात्रात्मक रूप में कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसकी जानकारी स्वाटे आरेनियस ने दिया।
और सबके बाद ग्रीन हाउस शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया निल्सन, गुस्टक और एक होम द्वारा 1901 में। तो ये कुछ जानकारियाँ आपकी हुई। इसके बाद प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका अनुमानित योगदान इस तरीके से है: जलवाष्प 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 34%, ओजोन 2%, मीथेन 2% एंड नाइट्रस ऑक्साइड 2%। तो इस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण मुख्यतः औद्योगिकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति, एसी, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग, जीवाश्म ईंधनों का जलाना, वनों की कटाई, पशुपालन, कोयला बिजली घर इत्यादि से हमारा वातावरणीय संगठन बिगड़ रहा है और हमारा हरा भरा घर, ग्रीन हाउस जिसे हम कहेंगे, जिसको आपने बीएससी करते समय अपने स्कूलों में ग्रीन हाउस के रूप में देखा होगा, जिसका सामान्य सा मतलब है कि एक ऐसा घर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला हो, जहाँ जीव जंतु और वनस्पतियाँ साथ साथ रह सकें, जो जीवधारियों के मेटाबॉलिक के लिए होम्योस्टेटिक हो, यानी कि अनुकूलनकारी हो। 3 कारणों से आपका ऊष्मायन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। एक तथ्य है कि कुल उत्सर्जन का विश्व में अमेरिका 30.3% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, यूरोपीय और उनके जात भाई 27.7% करते हैं, भारत, चीन और दक्षिण एशियाई देश 12.2% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। केवल एक अपवाद का देश है ऑस्ट्रेलिया, जो विकसित होने के बावजूद भी केवल 1.1% ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। देखिए, ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तापमान चाहिए, बिना तापमान के हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होंगे, हमारे एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे। इसका एक व्यवहारिक एग्जाम्पल है, अगर आपको ध्यान हो, बचपन के दिनों में ठंडक में आप किसी दीवार का सहारा लेके बैठते हैं तो शुरू में आप सीढ़े सीढ़े रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे तापमान इन्हेंस करता है, एंजाइम एक्टिव होते हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगता है। दोपहर तक जाते जाते आपकी लिव एक्टिविटीज थोड़ी कीच करती है, कमज़ोर पड़ती है। तो इस तरीके से तापमान जरूरी है। ग्रीन हाउस है, तापमान है, इसी नाते आपका जीवन है, और यदि यह न हो तो यहाँ पे जीवन भी संभव न हो। हाँ, ग्रीन हाउस अपने नकारात्मक प्रभाव के रूप में न आए, निगेटिव प्रभाव के रूप में न आए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो। तो इन तरीकों से प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों, उनका बढ़ते क्रम में प्रभाव, हमारे धरातल का किस रूप में गर्म होना, पार्थिव विकिरण से कि सौरिक विकिरण से, या कुछ शब्दावलियाँ या ग्रीन हाउस के थोड़े मोड़े इतिहास कि ग्रीन हाउस शब्द नाम किसने दिया, जैसे एक होम। तो यहाँ से आप छोटे मोटे क्वेश्चन करके निकाल सकते हैं। कुछ टिपिकल क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के ऐसे निकाल सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता देश अमेरिका, फिर पश्चिमी यूरोप के जात भाई देश। इस तरीके से क्वेश्चन छोटे छोटे करके आप यहाँ से निकालें। तो ये हुआ आपका भूमंडलीय तापन, उसका प्रभाव। अब अगर हम इसी चर्चा को आगे खींचें तो चीजें बढ़ेंगी। अब बढ़ेंगी कैसे कि क्या भूमंडलीय तापन वास्तव में सही है कि कोई मिथकीय विचार है? ग्लोबल कूलिंग भी है, तो यहां से बातें बढ़ेंगी। हमको जलवायु परिवर्तन भी ठीक से देखना पड़ेगा, जो यहाँ की चर्चा नहीं है। जब इकोलॉजी पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे। जलवायु परिवर्तन का संदर्भ यह है कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़नी चाहिए कम गर्मी पड़ रही है,
ऋतु क्रम परिवर्तन हो रहा है, ये बड़ी समस्या है विश्व के सामने, जिसको लेकर के हम 80 के दशक से ही चिंतित हैं। कुल मिलाजुला रियो से हम मैड्रिड तक पहुंच चुके हैं। रियो आई मीन 1992, मैड्रिड आई मीन स्पेन का शहर 10 दिसंबर 2019। जलवायु परिवर्तन के जो अब तक COP 25 हो चुके हैं उनको भी आपको ठीक से देखना पड़ेगा, जो यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं है। आप देखें कार्बन सिंक परियोजना क्या है, डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, उत्सर्जन व्यापार क्या है, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी जो आगे आपको इकोलॉजी के क्लास में पढ़ाई जाएंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये वो है भूमंडलीय तापन और ये है भूमंडलीय तापन का प्रभाव। अब हम ग्लोबल कूलिंग पर आते हैं, भूमंडलीय शीतलन। तो कहते हैं कभी कभी प्रेक्षणों, सम्मेलनों, अवलोकनों, प्रयोगों, आंदोलनों, क्रांतियों, हल्ले और हंगामों के बीच कुछ मुद्दे दब से जाते हैं, अनुत्तरित पड़े रहते हैं, जबकि होते वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये लाइनें आप निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ही बहुत कुछ भूमंडलीय शीतलन के साथ हुआ है। पूरे विश्व का, खासतौर पर भारत का एक चरित्र रहा है कि जैसे कोई मुद्दा आया उसको लेकर के आदि पिल पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। जैसे लगता है कि एकदम से ग्लोबल वार्मिंग नहीं, सामने कोई शेर आ गया अभी खा जाएगा, सुनामी आ गई है, भूकंप आने वाला है। तो जिसको ना हम आज प्रचार संस्कृति में चर्चा दे दें, आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर 3 खेमे में बटा हुआ है। कुछ लोग ग्लोबल वार्मिंग के समर्थक हैं जो संख्या में बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग ग्लोबल कूलिंग के समर्थक हैं जो संख्या में कम हैं। एक अनिश्चिततावादी वर्ग है जो समझ ही नहीं पा रहा कि आगे होने वाला क्या है, किंतु वह भी इस चीज का पक्षधर है, हो कुछ भी लेकिन समस्याओं से निपटान का रास्ता ढूंढा जाए। तो इस क्रम में ग्लोबल कूलिंग एक मुद्दा है। वस्तुतः इस सिद्धांत के मानने वाले लोग सापेक्षितावादी हैं कि यह है तो वह भी है। ठंडे और गर्म होने के चक्रीय नियम को मानते हैं, ब्रह्मांड के जीवन चक्र को मानते हैं। तो चक्रीकरण के सिद्धांत के मानने वाले लोग कहते हैं कि आगामी दिन ग्लोबल कूलिंग के होंगे। जिस तरीके से टेम्परेचर टीज डाउन गिर रहा है, एक बार फिर पृथ्वी हिमानीकरण की ओर जाएगी, पृथ्वी फिर फ्रीज होगी, हिमानीकरण की घटना घटेगी, सर्वत्र बर्फ ही बर्फ दिखेगी। हमारी बहुत कुछ बातें 2008 से लेकर 2011 के बीच की हैं फैक्चुअल लेवल पे। हालांकि ये फैक्ट नए नए रूप में अभी भी सामने आ रहे हैं। ऋतु परिवर्तन तो हो ही रहा है, जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है। अपने टाइम में बराक ओबामा जी ने भी कहा था कि ग्लोबल कूलिंग एक सच है। अलग बात है ग्लोबल कूलिंग की बात बहुत पुरानी है, जिनको आइए हम कुछ तथ्यों के माध्यम से देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में 24 फरवरी 1895 को एक रिपोर्ट छपी, जियोलॉजिस्ट थिंक द वर्ल्ड में बी फ्रोजन अप अगेन। भूगर्भ विज्ञानी कहते हैं कि एक बार फिर हिमयुग आएगा, इसके लिए तैयार रहें। ऐसी ही बात सितंबर 1923, जनवरी 1939, जून 74, अप्रैल 2001 में ऐसे ही लेख न्यूयॉर्क टाइम में छपे जो ग्लोबल कूलिंग की ओर इशारा करते हैं। एक अन्य तथ्य, प्रसिद्ध धातु विज्ञानी मेट्रोलॉजिस्ट
डॉक्टर जोसेफ मूर मिशेल जूनियर कहते हैं कि पृथ्वी ठंडे होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं। यह प्रक्रिया कितनी जल्दी लंबी चलेगी यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर 200 से 300 साल तक भी चलती है तो मान के चलिए कि पृथ्वी फ्रीज कर जाएगी। फॉर्च्यून मैगजीन ने 1954 में एक आर्टिकल निकाली, क्लाइमेट द हीट में आप, गर्मी लुप्त हो रही है, यानी कि ठंडक बढ़ने वाली है। प्रसिद्ध अमेरिकी ओजोन परत विशेषज्ञ रॉस साल्विच कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ऊपरी परतें ठंडी हो रही हैं, जो कहीं न कहीं से ग्लोबल कूलिंग का इशारा है। इसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक स्टीफन स्नेइडर भी ग्लोबल कूलिंग की बात स्वीकारते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ मैगजीन में प्रकाशित लेख में निकेल क्लेडर कहते हैं कि ग्लोबल कूलिंग की घटना होने वाली है, और अगर यह घटी तो यह घटना परमाणु युद्ध से ज़्यादा भयंकर होगी। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल के सदस्य प्रोफेसर मुजीब लतीफ़ कहते हैं कि अब समय आ गया है कि ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया रुकेगी और जमाव की प्रक्रिया शुरू होगी। यह बात भी कहीं न कहीं से ग्लोबल कूलिंग का ही इशारा करती है। अब ये तो तथ्य हैं ग्लोबल कूलिंग के, जो हाल में घटनाएं घटी हैं, अगर उसके आधार पर हम कहें तो हार्लेम इंस्टीट्यूट के जेम्स टेलर कहते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फाच्छादन या बर्फ के जमने की दर तेज हुई है, जो 16.03 मिलियन वर्ग किलोमीटर से बढ़कर के 16.17 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो गई। हमारे यहाँ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोग्राफी के डॉक्टर जोसेफ जर्गन ऐसा इशारा 90 के दशक में गढ़वाल के बमकों के बारे में करते हैं कि ग्लेशियरों के पिघलने की दर कम हो रही है, यानी कि कूलिंग का इशारा गढ़वाल के बमक भी करते हैं, ग्लेशियर भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपने सुना कभी नहीं होगा कि इराक में बर्फबारी पड़ेगी। इराक की राजधानी बगदाद, जहाँ पे रेत की परतें उड़ती रहती थी, वहाँ पे बर्फबारी हुई, जो एक असंभव सी आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित करने वाली घटना है। इसके बाद आप देखेंगे पूर्वी चीन के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान गिरा है। इतना ही नहीं, चीन के सबसे बड़े मरुस्थलीय क्षेत्र तकलामाकान पूरी तरीके से बर्फ से ढक गया। इसी तरह बांग्लादेश में शीतलहर आई, नेपाल में तापमान कम रिकॉर्ड किया गया। ये घटनाएं भी कुछ न कुछ कहती हैं, कहीं कहीं से ग्लोबल कूलिंग की ओर इशारा करती हैं। आगे आप देखेंगे अर्जेंटीना और ब्राज़ील में तापमान पिछले 90 वर्षों में न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो इराक में पिछले 100 वर्षों में पहली बार बर्फबारी हुई। भारत में मध्य फरवरी तक शीतलहर चली, अरबों की फसलें बर्बाद हो गई। आगे देखेंगे तो आपके जनवरी 2010 में स्विट्जरलैंड में बर्फीला तूफान आया, 4 लोगों की मौत हो गई। शीत ऋतु में उदयपुर के गुलाब बाग में हल्की सी पतली सी बर्फ की हिमरेखा जम गई। इसी तरीके से बांसवाड़ा के घाटोल में नींबू के आकार के ओले पड़े। आगे देखेंगे तो माउंट आबू में ठंड आम बात है, लेकिन वहाँ पर भी पारा आम से जो है -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिरा। जैसलमेर के
चांधल में पारा नीचे आया। ये सारी की सारी घटनाएं कहीं न कहीं इस ओर से इशारा करती हैं कि हम ग्लोबल कूलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व शीतलन के मुहाने पर है। इधर खास ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ऊपर हम बता चुके हैं घटना किसी विश्व युद्ध से कमतर नहीं हुई। कुछ और बातें सीखने समझने की जरूरत है। ये तो तथ्य हैं, घटनाएं हैं जो ग्लोबल कूलिंग की ओर इशारा करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग को महत्व कुछ ज़्यादा ही मिला है, चर्चा ज़्यादा है। जितने सम्मेलन हो रहे हैं, अभी हम केवल रियो से मैड्रिड तक की बात करते हैं, तो सारे सम्मेलन, चाहे जोहान्सबर्ग के सम्मेलन हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, बाली रोड पर पेरिस का सम्मेलन हो, जितने भी सम्मेलन हैं, सारे सम्मेलनों में बस विकसित विकासशील देशों के बीच का द्वंद्व, कौन गर्मी ज़्यादा बढ़ा रहा है, कौन गर्मी कम बढ़ा रहा है, कौन जलवायु परिवर्तन में सकारात्मक योगदान दे रहा है, कौन नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। यही मुद्दे ज़्यादा चर्चा के हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बातें ग्लोबल वार्मिंग के विरोध में जाएंगी। जैसे पहली बात, आप देखते होंगे जितने भी तापमापी स्टेशन हो शहरों में हैं। शहरों में होने के कारण शहरों में उद्योग की, परिवहन की गतिविधियां ज़्यादा हैं, हवाओं का गमनागमन कम है, स्वाभाविक तौर पे तापमान ज़्यादा है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो तापमान भी ज़्यादा ताप रिकॉर्ड भी करेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ खुले मैदानों में, जंगलों में, गांवों में रिकॉर्ड किया जाए तो तस्वीर का दूसरा पक्ष भी सामने आए। केवल शहरों के तापमापी के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि तापमान बढ़ रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो आपके तापमापी लगे हुए हैं, टेम्परेचर मापने वाले जो संयंत्र हैं, वो कंक्रीट और सीमेंट के बंगले में हैं, मकान में हैं, वहाँ तो तापमान अपने आप ज़्यादा होगा। फिर आप क्या कहोगे, ये सौर विकिरण भी ज़्यादा अवशोषण करेंगे। नतीजा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा दिखेगी क्योंकि तापमान तो वहाँ पहले से ज़्यादा है। इस नाते इन बातों को पूरे विश्व के संदर्भ में लागू करना बहुत सही नहीं है। एक बात और, इधर खेती किसानी बढ़ी है तो सिंचन क्षेत्र ज़्यादा बढ़े हैं। सिंचन क्षेत्र के कारण धरातल से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने से आप देखेंगे कि स्थानीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, हर जगह तो सिंचन क्षेत्र नहीं है। जब हर जगह सिंचन क्षेत्र नहीं था, जगह गर्मी भी नहीं होगी। इसी तरीके से सूर्य की सतह और क्रोड से जो विस्फोट हो रहा है, जिसे हम आगे सनस्पॉट के रूप में, सौर कलंक के रूप में समझेंगे, ये गर्मी तो बढ़ाता है लेकिन यह बराबर तो होता नहीं, ये घटता बढ़ता रहता है। तो इससे भी आप नहीं कह सकते कि सार्वभौमिक तौर पर गर्मी बढ़ रही है। और सर्वांगिक बात यह है कि 20% क्षेत्र के आकलन 80% क्षेत्र पर थोपे नहीं जा सकते हैं। कहीं का आंकड़ा कहीं नहीं फिट किया जा सकता। जो आज हो रहा है, इशारे साफ हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है लेकिन ग्लोबल कूलिंग को नकारा नहीं जा सकता। जहाँ तक ग्लोबल कूलिंग के प्रभाव पड़ने का, तो हम आपको बता चुके हैं तापमान का, एंजाइम का, जैविक क्रिया का क्या संबंध है, जिसमें जंतु और वनस्पतियाँ दोनों आएंगी। तो अगर कहीं ग्लेशियर पिघलेंगे तो कहीं ग्लेशियर जमेंगे। दोनों स्थितियों में जीवधारी नहीं रहेंगे। और जब जीवधारी ही नहीं रहेंगे तो ग्लेशियर जमे, पूरा विश्व एक हो जाए, चलने वाला भी तो कोई चाहिए। तो समान रूप से नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ग्लोबल कूलिंग हो। इस मुद्दे पर हमारे पर्यावरणविदों को, हमारी सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि विश्व मौसम सम्मेलनों में राजनीतिक तौर पर भी आगाह किया गया है कि जनता
उन दलों के लिए काम करे, उन लोगों के लिए काम करे जो पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें। ऐसे राजनीतिक दल बने जो विश्व की, देश की हरितिमा का ध्यान रखें। इसी क्रम में कुछ राजनीतिक दल यूरोपीय कंट्रीज में बने ही भी हैं। हमारे यहाँ भी एक पीस पार्टी बनी थी। अब पीस पार्टी को हम अपने जंगल जंगलात के समायोजन, उनके बेहतरीकरण, के रख रखाव से लें और ज़्यादा न सोचें। तो कुल मिला जुला करके राजनेताओं को भी ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग के मुद्दे पर बराबर ध्यान देना चाहिए ताकि समस्या से निपटान खोजा जा सके। रही बात ग्लोबल कूलिंग के जो कारण हो सकते हैं, तो पहला कारण है कि सूर्यकलंक की घटना में कमी, सबसे अहम कारण है। सूर्यकलंक थोड़ा सा स्पष्ट हो लें। वस्तुतः कभी कभी क्रोड़ में भयंकर विस्फोट से भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं जो ग्रहों के तापमान को बढ़ाती हैं। तो जहाँ से निकलती हैं, जब निकल जाती है तो वहाँ पे एक स्पाट बन जाता है जिससे सौर। अब ये है, अगर स्पाट ज़्यादा बनेंगे यानी कि धब्बे ज़्यादा बनेंगे यानी कि गर्मी ज़्यादा निकलेगी तो तापमान बढ़ेगा, और अगर ये धब्बे कम बनेंगे, कलंक कम बनेंगे तो गर्मी कम बढ़ेगी। तो सौर कलंकों की घटना में कमी भी यह कहती है कि गर्मी कम हो रही है, हम शीतलन की ओर जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत कहता है कि महाद्वीप खिसक रहे हैं। हम भारतीय संदर्भ में कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी प्रतिवर्ष 11 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से उत्तर की ओर बढ़ रही है। यह भी कहीं न कहीं से हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम ठंडे क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी की अच्छी झुकाव में परिवर्तन। और चौथी बात, पृथ्वी की परिक्रमा पथ में परिवर्तन, जिसके कारण धरातल को जितनी गर्मी सामान्य अर्थवत्ता पर मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। इस तरीके से ग्लोबल कूलिंग के लिए 4 बातें जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं। सौर कलंकों की घटना में कमी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, पृथ्वी की अच्छी झुकाव में परिवर्तन और फिर पृथ्वी की परिक्रमा पथ में बदलाव। तो इस तरीके से यह ग्लोबल कूलिंग का महत्वपूर्ण मुद्दा है, ग्लोबल कूलिंग का महत्वपूर्ण कारण है, प्रभाव हैं। इस तरीके से आप ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग को पढ़ें, समझें, कोई दिक्कत हो तो पूछें और हम उसे सॉल्व करेंगे। इतनी स्पष्टता के बाद कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ऐसे छोटे छोटे टर्मों को स्पष्ट करते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया समझें, ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन हैं, उष्मायन के क्रम में उनका संदर्भ क्या है, कौन सा देश उष्मायन ज़्यादा फैला रहा है, विश्व मौसम सम्मेलनों में इनकी चर्चा कैसे हो रही है जो हमने यहाँ नहीं किया है, यहाँ की विषय वस्तु होते हुए भी फिलहाल नहीं है, इतना संभव नहीं है। फिर हमने भूमंडलीय शीतलन बताया, कुछ सामान्य चर्चाएं की, फिर वे तथ्य जिनके आधार पर भूमंडलीय शीतलन की बात स्वीकारी जा रही है। फिर आगे हमने आपसे कहा कि भूमंडलीय शीतलन की ओर इशारा करती घटनाएं, भूमंडलीय शीतलन, भूमंडलीय तापन के मिथक, फिर भूमंडलीय शीतलन के प्रभाव, अंततः भूमंडलीय शीतलन के कारण। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अंततः केवल एक टर्म पे केंद्रित रहिए, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा घर जहाँ पे तापमान, जलवायु दशाएँ आदर्श हों, जिससे हम पृथ्वी के रहवासी वनस्पतियों समेत एक समुन्नत जीवन जी सकें। देखें, अब आप इसी में से
प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का क्वेश्चन देखें, तो कल प्री के क्वेश्चंस और मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन PDF फाइल में आपको उपलब्ध होंगे, जहां से आप उनके आंसर और क्वेश्चन देख लीजिएगा। आगे हम ऐसे ही करते रहेंगे, किंतु हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप खुद से क्वेश्चन जनरेट करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसे पूछें। कभी कभी हमारे बताने में भी कहीं कोई अस्पष्टता आपको दिखे तो उसे पूछ सकते हैं। ये हायर ग्रेड की परीक्षा है, आप ये कभी मत सोचिएगा कि हमें सब आता है, लेकिन पूछने से, बताने से चीज़ें स्पष्ट होती हैं। आपकी बौद्धिकता विश्लेषण की ओर बढ़ती है, आपकी तर्कसंगतता बढ़ती है, कुछ नए आयाम खुलते हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को आप देखें और इसी से प्री मेंस, इंटरव्यू और निबंध की टॉपिक निकालें। निबंध की टॉपिक निकालें, भूमंडलीय तापन का मिथक। अगला टॉपिक, क्या हम भूमंडलीय शीतलन की ओर बढ़ रहे हैं? अगला टॉपिक, प्रदूषण एक विचार है। प्रारंभिक परीक्षा के छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन कल हम दे देंगे, PDF खोल के आप देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीय तापन की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए उन तथ्यों को बताएं जो भूमंडलीय शीतलन को लगभग प्रमाणित करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षोभमंडलीय संघटन को स्पष्ट करते हुए भूमंडलीय तापन की प्रक्रिया समझाइए। साथ साथ यह भी बताएं कि मैड्रिड सम्मेलन में भूमंडलीय तापन या जलवायु परिवर्तन को लेकर के विकसित देशों का क्या रुख रहा। हालांकि ये चीज़ें हमने समय की न्यूनता के नाते आपको बताई नहीं है, आगे क्लास में बताएंगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन खुद से रेज करें। जब आप क्वेश्चन रेज करने की स्थिति में आ जाएंगे, समझ सारी चीज़ें आपकी मुट्ठी में। इसी से आप इंटरव्यू का क्वेश्चन निकाल लें। हाँ बताएं विवेक जी, भूमंडलीय शीतलन की कहीं कहीं बातें चलती रहती हैं, उससे आपका क्या अभिप्राय है? भूमंडलीय शीतलन को थोड़ा सा और स्पष्ट करें, या भारत की कुछ ऐसी घटनाएं बताएं जो भूमंडलीय शीतलन को इंगित करती हों, अथवा कुछ उन बातों को बताएं जिससे लगता कि भूमंडलीय तापन के लिए गलत मिथक, गलत धारणा प्रस्तुत की जा रही है, वो पूरी सही नहीं है, बल्कि भूमंडलीय शीतलन हो रहा है। तो आप वो सब बातें बता दें कि कहाँ पे तापमापी संयंत्र लगे हुए हैं, सिंचन क्षेत्र का एग्जाम्पल दे दें, सोलर फ्लेयर या सौर कलन का एग्जाम्पल दे दें। आप ये बोल दें कि 20% का परीक्षण 80% पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपने उत्तर को बहुत संतुलित और संक्षिप्त शब्दों में स्पष्ट करें, फिर बातें बनती चली जाएंगी। कोई दिक्कत हो पूछें। अगला वीडियो आपको 28 तारीख को मिलेगा, जिसमें हम आपको पॉलिटी के कुछ बेसिक बातें बताएंगे। उसको भी प्री मेन इंटरव्यू के पैटर्न पर सेपरेशन ऑफ पावर, आई मीन शक्तियों का पृथक्करण, शक्ति का बंटवारा, आई मीन डिवीजन ऑफ पावर, फिर रूल्स ऑफ द लॉ, आई मीन कानून का शासन। फिर आप देखेंगे कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, या विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या समानों में समानता, इक्वलिटी इन इक्वल्स की बात बताएंगे। यहाँ से
मुख्य परीक्षा में एक क्वेश्चन साल 2 साल पहले पूछा गया है, क्या भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोर रूप में अपनाया गया है अथवा यह अवरोध और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। इस तरीके से हम आपको कराएंगे प्री मेंस इंटरव्यू। अगली टॉपिक कृषि में नवाचार होगी। समय की 1 घंटे की बाध्यताएं हैं, उससे हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, आप सीखें। प्री मेंस इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर हम PDF फाइल में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आगे बेहतरी और बेहतर सर्वोत्तम की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे। किंतु एक बात हम साफ साफ कह दें, अगर मेरे साथ चलना है और वास्तव में IAS बनना है तो पहले हमारे 21 वीडियो को 2-4 बार पढ़ें। जब तक वो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उसका अर्थ यह होगा कि आप हमारे साथ चल नहीं पा रहे हैं, और जब चल ही नहीं पाएंगे तो आगे पढ़ने क्या मतलब है। इस नाते पहले उस वीडियोज को पढ़ें, हमारे तरीके से पैशन और जुनून पैदा करें, फिर देखें कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कैसे हिंदी माध्यम में प्रतिशत चयन दर नहीं बढ़ती है, कैसे हिंदी माध्यम में लड़के टॉप नहीं करते हैं। सरलीकरण यह है, सपने जो देखे हैं वो पूरे होंगे। आपका साथ चाहिए। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं। आगे 28 को